is why don't they just give up their land? उनको रिहैबिलिटेशन मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, तो अपना जमीन क्यों नहीं देते हैं? सबसे पहले झारखंड के आदिवासी, भारत के आदिवासी और पूरे विश्व के आदिवासियों की ओर से आप लोगों को मेरा जोहार। एक तो आदिवासी समुदाय, जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, इसके बारे समझना और ये पर्यावरण के बारे में समझना, मुझको लगता है कि आज सिर्फ भारत को जरूरी नहीं है, लेकिन पूरे विश्व को इसकी जानकारी जरूरी है कि पूरे विश्व का इतिहास आप देखेंगे तो आदिवासी वहीं पर बसे जहां जंगल था, जहां नदी है, जहां पहाड़ है। आदिवासियों का इतिहास उनका नदी है, बहता हुआ नदी का पानी, और आकाश में जो चिड़िए उड़ते हैं उनके कलरव के साथ, और जो सूरज की किरणें हैं उनके साथ, और जंगल की जो हरियाली है उसके साथ, और धरती में जितने भी घास है, फूल है, पत्ते हैं, वो जिस तरह से विकसित होता है, फूलता है, फलता है, उसके साथ आदिवासी समाज का भाषा, संस्कृति, उनका सामाजिक मूल्य और उनका इतिहास का विकास हुआ है। ये इतिहास गवाह है। आज हम पूरे भारत के साथ पूरे विश्व के इतिहास को हम देखेंगे तो आदिवासी वहीं पर है जहां पर जंगल है, जहां पर नदी है, जहां पर पहाड़ है। और ये सच को आज जब हम इस ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में पहुंचते हैं, तब भी ये सच्चाई को हम देख पाते हैं कि जब 1800 के दशक में अमेरिका में अंग्रेजों ने जब वहां के आदिवासियों का जंगल को, जमीन को कब्जा करना चाह रहा था, तब लॉर्ड सियाटेल ने उनको कहा था कि अपना जंगल है, जमीन है, नदी है, उसको हमको दे देना। लेकिन लॉर्ड सियाटेल ने कहा था कि हमारा सूरज की किरणों को हम तुमको कैसे दे सकते हैं, हमारे नदी के पानी को हम तुमको कैसे दे सकते हैं, और हमारे जंगल की हरियाली को, शुद्ध हवा को, शुद्ध पानी को हम तुमको कैसे बेच सकते हैं, इसका कीमत क्या तुम दे सकते हो? मेरे मित्रों, आज पूरे भारत के साथ झारखंड में भी आदिवासियों का जो जंगल के साथ जो रिलेशनशिप है, माँ और बेटा का है। जंगल ही हमें 6 महीना हमें पालती है, खुद पालती है। 12 महीना होते हैं साल में, हर 12 महीना का अलग अलग सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन होता है। हर सीजन में हमें फल देता है, फूल देता है, कम देता है, मूल देता है, और उसी के साथ हमारा भाषा है, हमारा संस्कृति है, हमारा इतिहास है, वो भी अपने आप उसके साथ जिंदा पूरा 12 मास चलते रहता है, जिसको हम अपने गीत के द्वारा, अपने भाषा के द्वारा, अपनी संस्कृति के द्वारा हम देश के सामने रखते हैं कि हम जंगल के साथ जीने वाले हैं। और दूसरे समुदाय के लिए जंगल एक जंगल ही होता है, एक पेड़ होता है, जमीन का टुकड़ा होता है, नदी बोतल बंद पानी होता है, जिसको हम कमोडिटी के रूप में आज की तारीख में मानते हैं। लेकिन आज ये पानी है, हमारा कम्युनिटी राइट्स है, जंगल है, हमारा कम्युनिटी राइट्स है, हमारा हेरिटेज है, ये हमारा संपत्ति नहीं है, ये सेलेबल नहीं है आदिवासी समाज के लिए। और ये आदिवासी समाज के लिए सेलेबल नहीं। शहर में लोगों का मानना है, और बड़े बड़े उद्योगपति हैं या उद्योग हैं, उनका ये मानना है कि ये सब आज के समय की ज़रूरतें हैं। अगर ये सब चीज़ें, अगर माइन से मिनरल्स नहीं निकालेंगे, स्टील नहीं लेंगे, तो विकास नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो इन दोनों चीज़ों में तालमेल कैसे बिठाएंगे? आपका ये कहना है कि बिल्कुल कुछ नहीं किया जाए? नहीं, पहले तो आप मुझे पूरा करने दीजिए कि आज पूरा दुनिया कहती है कि हम तुमको मुआवजा देंगे, जंगल के बदले में पैसा देंगे, नदी के बदले में पैसा देंगे, जमीन के बदले में पैसा देंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इस ऑडियंस में जो भी है, क्या अपनी माँ को किसी ने बेचा है आज तक? क्या अपनी अबरू को बेचा है? अगर नहीं बेचा है तो हमारा आदिवासी समाज का मानना है कि हमारे भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा इतिहास का किसी भी मुआवजा से आप भर नहीं सकते हैं। किस मुआवजा की बात करते हैं? क्या शुद्ध हवा पानी का आप हमको दाम दे सकते हैं? हमारे इतिहास का दाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। जहां तक आप बोल रहे हैं कि क्या इससे विकास, औद्योगिकरण नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, मैं चैलेंज करना चाहती हूँ एज ए आदिवासी महिला, और मैं पूरे भारत को ये बताना चाहती हूँ झारखंड के द्वारा
कि आदिवासी लोग ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। आप लोग हम लोगों को पढ़ाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हम लोग समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बैलेंस विकास। एक तरफ कृषि का विकास हो, एक तरफ नदियों का विकास हो, उसके साथ मानवीय मूल्यों का विकास हो, उसके साथ सामाजिक मूल्यों का विकास हो, इतिहास का भी विकास हो। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जब तक आप कृषि का विकास नहीं करेंगे, पर्यावरण का विकास नहीं करेंगे, खेती का विकास नहीं करेंगे, तो यहाँ देश में कोई भी विकास संभव नहीं है। Aruna, you know her experience of it. दयामणि जी, ये जो आर्सेलर मित्तल वाला जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने इतना संघर्ष किया है और बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, ये संघर्ष क्यों रहा? क्योंकि आप जो बैलेंस की बात कर रही थी अभी कि बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो यही आर्गुमेंट उनका भी है। वो लोग भी यही कहते हैं कि आप लोग अपने यहाँ उनको बिल्कुल शामिल ही नहीं करना चाहते हैं। आपकी यंग जनरेशन है, वो एम्प्लॉयमेंट चाहती है, वो चाहती है नौकरियां, लेकिन आप तो वो बैलेंस कैसे बने? उनको भी कहीं उनके लिए कोई गुंजाइश बनती है आपके यहाँ? एक तो आपने जो सवाल किया कि मैं लड़ रही हूं, और आप खुद ने कहा कि मैं लंबे समय से लड़ रही हूं। लंबे समय से लड़ रही हूं, उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तथ्य है, कहीं ना कहीं कोई समस्याएं हैं। तब लंबे समय से मैं विस्थापन के खिलाफ लड़ रही हूं और जंगल जमीन की बात करती हूं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती हूं। आजादी के बाद 65 साल गुजर गए भारत का, और झारखंड की मैं बताना चाहती हूं कि आजादी के बाद 65 साल में जितना भी झारखंड का विकास के लिए या तो देश का विकास के लिए 1955-56 से आजादी के बाद जस्ट देश में पहला औद्योगिक इकाई बना, एचसीसी बना, उसके बाद उसके पहले टाटा बना था, उसके बाद और भी इकाइयां बनी थी। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूं कि झारखंड में आजादी के बाद 1 करोड़ से ज्यादा विस्थापन हुआ है, जिसमें 80% आदिवासी हैं। आज की तारीख में वो विस्थापित जनता कहां है? सरकार के पास आंकड़े नहीं है, गवर्नमेंट के पास आंकड़े नहीं है, किसी मीडिया के पास आंकड़े नहीं है, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के पास आंकड़े नहीं है। आंकड़े हैं तो हमारे पास आंकड़े हैं। उनका जो तिल तिल के मर रहे हैं एचसीसी विस्थापित के बच्चे, जो तिल तिल के मर रहे हैं टाटा बिरला के विस्थापित के बच्चे मर रहे हैं, जो बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापित बच्चे मर रहे हैं, उनके जीवन को देखने के बाद कि आज जिस डैम से 64 गांवों को जाने के बाद पूरा इंडस्ट्रियल एरिया को पानी दिया जा रहा है, लेकिन विस्थापितों के घर में आज एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है। उनके बच्चे एक टेबलेट के लिए मर रहे हैं। आज उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके घर सर के ऊपर छत नहीं है, उनके तन में कपड़े नहीं है। यही आज हमको बोलता है कि नो मोर डिस्प्लेसमेंट। अगर न्याय चाहिए, और जैसा आप लोगों ने हमसे पूछ रहे हैं कि विकास कैसे होगा, विकास इस तरह से होना चाहिए कि आजादी के बाद जितना भी माइनिंग हुआ है उस इलाके में, झारखंड में आप पूरे हजारीबाग जिला देखिएगा, कोडरमा जिला देखिएगा, बोकारो देखिएगा, पूरा गिरिडीह इलाका देखिएगा, पूरा माइनिंग के चलते पूरा लाखों लाख एकड़ जमीन वहां पर बंजर हो गया है। उत्तर झारखंड की तमाम नदियां प्रदूषित हो गई हैं। जो एक दिन जीवन रेखा नदी के नाम से जाना जाता था, बोकारो की नदी, दामोदर की नदी, पूरा नदी प्रदूषण हो गया है। आज वहां का एक एक बूंद पानी ना तो जानवर पी सकता है, तो खेत के लिए उपयोग किया जा सकता है, ना तो आप किसी प्लांट में ले जा सकते हैं। आज तमाम नदियां मर गई हैं। तो ये जो हमारा सवाल है कि अगर आप विस्थापन, आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो आपके पास साइंस है। बंजर भूमि को आप क्यों उसको उपजाऊ भूमि नहीं बनाना चाहते हैं? प्रदूषित नदियों को आप जिंदा करना क्यों नहीं चाहते हैं? पूरे झारखंड की नदियां सूख रही हैं, उसको जिंदा करना क्यों नहीं चाहते हैं? हमारा मतलब है ये है डेवलपमेंट। और जितने भी आज विस्थापित होके बेघरदार होके मजदूरी कर रहे हैं, रेजा कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी की जिंदगी जी रहे हैं, उनको आप रिहेबिलिटेशन करने की बात कीजिए, उनके छत बनाने की बात कीजिए, उनके बच्चों को शिक्षित करने की बात कीजिए, उनको इंजीनियर बनाने की बात कीजिए। तब हम आपके साथ ये सहमत होंगे कि औद्योगिक घराने आएंगे तो यहाँ पर आपका विकास होगा। जहां तक आर्सेलरमित्तल की बात है, मैं आर्सेलरमित्तल की बात केवल नहीं करना चाहती हूं। इसलिए मैं आर्सेलरमित्तल की बात केवल नहीं करना चाहती हूं, जरूर मैंने 6 साल तक लड़ाई लड़ा। और यहाँ हमारे झारखंड में 104 कंपनियों के साथ एमओयू झारखंड सरकार ने की है। झारखंड अलग राज्य बना 2000 में, और 10 साल के भीतर में 104 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूं कि झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। मेरे मित्रों, एक कंपनी को 104 कंपनियों में 98 कंपनियां हैं
माइनिंग पर सिर्फ आपका स्टील मेकर कंपनियां हैं, और एक कंपनी को आयरन ओर चाहिए, कोल ब्लॉक चाहिए, सब कुछ चाहिए, डैम चाहिए, सब चाहिए। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूं कि अगर तमाम कंपनियों को यहाँ विकास के नाम से अलाउ किया जाए, पूंजी निवेश करने के लिए दिया जाए, आर्सेलरमित्तल को सिर्फ आर्सेलरमित्तल को 12,000 हेक्टेयर चाहिए, सिर्फ स्टील प्लांट के लिए और पावर प्लांट के लिए, माइनिंग के लिए अलग से चाहिए, आयरन ओर के लिए अलग से चाहिए। अगर 104 कंपनियों को आप अलाउ करेंगे तो झारखंड के किसानों के हाथ में, आदिवासियों के हाथ में 1 इंच भी जंगल और जमीन नहीं रहेगा, 1 बूंद पानी भी नहीं रहेगा। हम इसका विरोध करते हैं, और इसका विरोध इसलिए हम करते हैं कि मैं अपने लिए नहीं कर रही हूं, लेकिन सारे लोग अपना अगला जेनरेशन की बात करते हैं। अगर हमारे पास सब कोई कहते हैं कि झारखंड मिनरल रिच स्टेट है, लेकिन मिनरल रिच स्टेट है उसका मतलब क्या है कि अभी आप इसी दशक में 2010 और 11 में पूरा मिनरल्स को आप उजाड़ दीजिएगा, आपका आने वाला भविष्य को क्या दीजिएगा, आने वाला पीढ़ी को क्या दीजिएगा? क्या शुद्ध हवा उनको देने का अधिकार आपको नहीं है? आपकी जिम्मेवारी अपने अगले आने वाला पीढ़ी को शुद्ध पानी देने का अधिकारी आप नहीं है। हम उसकी लड़ाई करने की बात करते हैं। मैं मानवीय विकास की बात करना चाहती हूं, और मैं सिर्फ आर्सेलरमित्तल का विरोध नहीं करती हूं, लेकिन तमाम कंपनियों को जो आदिवासियों के हाथ से, मूलवासियों के हाथ से जमीन छीनना चाहते हैं, उनके खिलाफ में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूं, जब मैंने लड़ाई शुरू किया तो कंपनी के लोगों ने और उनके जितने समर्थक हैं बोलने लगे कि तुम कंपनी के खिलाफ में मीटिंग करना बंद कर दो, नहीं तो तुमको इतने गोलियां मारेंगे कि तुम्हारा 100 का शिनाख्त नहीं होगा। हमने कहा, चैलेंज किया कि अगर एक लाश के गिरने से पूरा झारखंड की जनता बच सकती है, पर्यावरण बच सकता है, तो एक लाश मेरे शरीर में कितना गोली समा सकता है, मैं भी गिनने के लिए तैयार हूं। हमारा विकास का मतलब यह है कि मानवीय मूल्य का विकास, पर्यावरण का विकास, और आने वाले पीढ़ी को शुद्ध हवा पानी देने का। सूचना के अधिकार से क्या लेना देना है? तो सुशीला ने कहा था कि मेरे बेटे को मैं 10 रुपए दे के दुकान बेचती हूँ, वो वापस आता है तो उससे मैं हिसाब लेती हूँ। ये सरकार मेरे नाम पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, हिसाब नहीं लूंगी क्या? हमारा पैसा, हमारा हिसाब। तो दैट इज द स्पिरिट वी नीड। दयावानी जी, ये जो आर्सेलरमित्तल की हमारी बात हुई अभी, अब मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ जो युवा पीढ़ी है वो क्या चाहती है, उनका क्या सोचना है इस मामले में? मैं आपको इसका जवाब एक ही मैं शब्द में देना चाहती हूँ, आप लोग सारे लोग विश्लेषण कीजिएगा। झारखंड में 104 कंपनियों के साथ 10 साल के भीतर में 104 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है। उसमें मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, 1 या 2 कंपनी बहुत चिट करके उन्होंने झारखंड में जमीन अधिग्रहण कर सका है, और पूरे झारखंड में अभी पीपुल्स मूवमेंट चल रहे हैं, और पीपुल्स मूवमेंट में 70% युवाओं का भागीदारी है। और आज तक बाकी जो कंपनियां हैं वो इधर उधर गोता मार रही हैं, लेकिन जमीन भीतर जहां पर जमीन आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहां पर वो पैर पहुंच रखने नहीं सक रहे हैं। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि यूथ क्या चाहते हैं, अगर यूथ नहीं चाहते तो आज झारखंड पूरा बर्बाद हुए रहता, पीपुल्स मूवमेंट इतना स्ट्रांग नहीं रहता होता, और वहां पूरा कंपनी जमीन एक्वायर कर लेती। और ये जहां पर यूथ का सवाल है, यूथ भी चाहता है कि अपना जो भावी पीढ़ी आएगा उनके लिए किस तरह से उनको इन्वायरमेंट को बनाए रखना है, किस तरह से जंगल और जमीन को बचा के रखना है। मैं आपको ये चीज बोलना चाहती हूँ कि ये जो जहां पैर हम लोग रखे हैं, चाहे इस बिल्डिंग का जो भी नामकरण किया हुआ हो, लेकिन इस धरती को कोई नहीं जान सकता है कि कितना पीढ़ी से था और ये कितना पीढ़ी तक जाएगा, उसको कोई नहीं कह सकता है। अगर आदिवासी सोसाइटी जंगल और जमीन आदिवासी सोसाइटी को पीढ़ी दर पीढ़ी खिलाते आया है, तो आज का जेनरेशन भी यही भरोसा रखता है कि ये जो धरती रहेगी, जंगल रहेगा, पहाड़ रहेगा, नदी रहेगा, तो हमारा कितना पीढ़ी दर पीढ़ी इससे लोग जिएंगे। नौकरी की बात है तो कोई भी कंपनी एक नौकरी देता है, घर उजड़ता है तो कंपनी वाले आरआर पॉलिसी में भी सरकार बोलती है कि उजड़ने वाले परिवार में से एक को हम नौकरी देंगे, लेकिन यहाँ के यूथ चाहते हैं एक पर एक। क्यों? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रात को यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, आप लोगों में से शायद कोई ध्यान दिए होंगे, लेकिन मैं तो ध्यान दी थी। जिस बगान में बैठे थे वहां पर कई ऐसे पेड़ है, बर का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ था, और वहां पर कटहल का पेड़ भी दिखा। रात की रोशनी में मैं देख रही थी कि अरे यहाँ पर बड़ का पेड़ है, ये बड़ का पेड़ कितना दिनों का है, और वही बड़ का पेड़ हमारे आदिवासी समाज को
कितना सालों से खिलाते आया है। ये है आदिवासी समाज का सोच, और यूथ भी यही चाहता है कि हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलना चाहिए। नौकरी एक मिलती है, और जब पीढ़ी दर पीढ़ी की बात होती है तो आज मैं आपको फिर ये कहना चाहती हूं कि हमारे यूथ को नौकरी चाहिए, लेकिन अपना जंगल को गिरवी रख के नहीं, अपना आइडेंटिटी को गिरवी रख के नहीं। नौकरी चाहिए तो पहले हमने जमीन दिया है, एचईसी को जमीन दिया है, पूरे क्षेत्र में हमने जमीन दिया है, उनको विस्थापित करके आप दूसरों को नौकरी लगा रहे हैं। मैं वहां पर इलेक्ट्रो स्टील की बात आपको बताना चाहती हूं। बोकारो जिला में इलेक्ट्रो स्टील कंपनी आया है, और वो पूरी 2005 में तामझाम दंड भेद से किसानों का जमीन ले लिया, वादा किया कि नौकरी देंगे, तुमको मुआवजा देंगे, ये करेंगे। आज तक किसी को नौकरी नहीं दिया। और मैं आप लोगों को, मेरे मित्रों, बताना चाहती हूं कि इलेक्ट्रो स्टील ने 5000 लोगों का अपॉइंटमेंट किया है, उसमें 3000 लोग जापान से लाया है। आप बताइए, तो ये यहाँ के यूथ किस तरह भरोसा करेंगे सरकार पर या तो कॉर्पोरेट घराने पर। सरकार अगर दे नहीं सकी, जो व्यवसाय करने के लिए आएगा उनके जिंदगी को कैसे थामेगा। हम लोग नौकरी नहीं लेंगे ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने कोस्ट पे नहीं लेंगे।